गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग भाई। छोटे छोटे क्यूट क्यूट से बच्चों को ये लो, पहले हाई फाई ले लो मेरी तरफ से। और बताओ क्या हाल चाल है। बच्चा कह रहा है, ओ माय गॉड सर, आप हमें CSET में क्या पढ़ाओगे? आपका तो कोई पेपर ही नहीं है, टैक्स हमारे सिलेबस में है ही नहीं। सर आपका करंट अफेयर का पेपर नंबर 4 है, उसमें एक आपके टॉपिक इन्होंने टैक्सेशन के डाले हैं। तो मुझे ये लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली बात तो करंट अफेयर में टैक्सेशन की आपको नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने आज तक जिंदगी में कभी टैक्स पढ़ा ही नहीं। आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा, आपने इको पढ़ा होगा, आपने मैनेजमेंट पढ़ी होगी, बट आपको अभी तक टैक्स के बारे में कुछ नहीं पता। बट जब मैंने करंट अफेयर का मॉड्यूल चेक किया तो मुझे निकिता मैम ने ही बताया कि उसके अंदर टैक्सेशन के कुछ मैटर हैं। तो अच्छा होगा कि आप ही अगर बच्चों को समझा दोगे तो उन्हें जल्दी समझ में आ जाएगा। तो जितने भी मैटर आपके टैक्सेशन के करंट अफेयर के पेपर के अंदर है ना, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। कोशिश पूरी रहेगी कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को सारी बातें समझ में आए, बट डिटेल में नहीं जा पाऊंगा क्योंकि सारी बातें आपने एग्जीक्यूटिव लेवल पे करनी है। एग्जीक्यूटिव लेवल में देखो आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, बस कुछ ही घंटे बीत जाएंगे, मेरे सारे बच्चे एग्जीक्यूटिव लेवल में आएंगे, तब फिर आपको बताऊंगा कि टैक्सेशन होता क्या है, कि हम टैक्स प्लानिंग कैसे करते हैं, टैक्स इवेजन कैसे करते हैं, टैक्स अवॉइडेंस कैसे करते हैं, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में रिटर्न फाइल की जाती है टैक्स की, वो सारी कैसे होती हैं, वो सारी की सारी बातें आपकी एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएंगी। बट अभी आपके करंट अफेयर के पेपर में ये टैक्सेशन इन्होंने क्यों डाले, पहले तो वो समझ लो। क्योंकि बच्चे को ना सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आएगा, बच्चा कह रहा है सर इन्होंने टैक्स क्यों डाल दिया। क्योंकि सर करंट अफेयर का मतलब क्या है, जितनी भी आपकी लेटेस्ट अपडेट्स है ना, अब वो चाहे टैक्सेशन की हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो सारी की सारी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। और कमाल की बात देखो सर, जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम दिसंबर में है, कमाल की बात बता रहा हूं आपको, जो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं जिनका एग्जाम दिसंबर में है, उनमें ये अमेंडमेंट नहीं आनी जो CSET के एग्जाम में इस बार करंट अफेयर के पेपर में इन्होंने दे दी है। बच्चा कह रहे हैं मतलब सर जो हमारे बड़े भाई बहन हैं उनके एग्जाम दिसंबर में है, उनके एग्जाम तो हमारे बाद है, हमारे तो अगस्त में भी एग्जाम है, उनके दिसंबर में है, उनमें अमेंडमेंट नहीं आनी, नहीं आनी। आप एग्जीक्यूटिव में जब आओगे आपको सारी बातें बताऊंगा, बट पेपर करंट अफेयर का है तो करंट अफेयर मींस लेटेस्ट अपडेशन, जो अभी लेटेस्ट हुई है वो सारी बातें आपको पढ़नी है। तो टैक्सेशन के जो भी लेटेस्ट चेंज होंगे, वो उन्होंने कुछ आपके मॉड्यूल में डाले हैं। तो जो भी लेटेस्ट चेंजेस हैं समझाने की कोशिश करूंगा। आधे घंटे या 40 मिनट या 45 मिनट की जो भी क्लास होगी, ये जितने बड़े सामने छोटे छोटे बैठे हैं जो शरारतें कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के 45 मिनट ध्यान सुनना बातों को। क्या पता अगर एक दो क्वेश्चन भी बन गए तो फ्री के नंबर होंगे, आप ये कहोगे कि सर इसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं कि आंसर हमें सामने दिख रहा था। ठीक है जी, अब मैं स्टार्ट कर सकता हूँ? पक्का पक्का। ओ माय गॉड, बच्चा खुश हो रहा है। अरे मेरे नोनू, मेरे सोनू, इधर देखो ध्यान से नालायको। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब मैं आपके ना मॉड्यूल से ही करा रहा हूँ, इसके मैंने कोई नोट्स तैयार नहीं किए, आपके मॉड्यूल से ही करा रहा हूँ। पेज नंबर 53 खोल लेना आपके मॉड्यूल का। आपका मॉड्यूल करंट अफेयर का आपके पास आया होगा, ऑनलाइन ही है, मैंने ऑनलाइन डाउनलोड किया है। पेज नंबर 53 पे इसकी हेडिंग देखो है, करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट। मतलब फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में जो करंट डेवलपमेंट हुई है उससे रिलेटेड जो मैटर होंगे वो आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। सबसे पहला बिल्कुल छोटा सा मैटर है जो मेरे अकॉर्डिंग तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन भी कम बनने के चांस है, बट हमें एक बार रीड करना है। आओ जी एक बार हेडिंग देखना क्या लिखी है। इसमें लिखा है डिस इन्वेस्टमेंट इन LIC। डिस इन्वेस्टमेंट इन LIC। अच्छा एक बात मुझे सोच के बताना, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सर डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, डिस का मतलब इन्वेस्टमेंट को दो बार डिस कर देना, इन्वेस्टमेंट दो बार करना, इन्वेस्टमेंट दो बार करना, इन्वेस्टमेंट दो बार करना। नाले को डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि इन्वेस्टमेंट जो है, सोच के बोलना, एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर मेरी इन्वेस्टमेंट है, जहां पर मेरी ओनरशिप है, उसमें से कुछ ओनरशिप मैं छोड़ रहा हूं। अब देखो हेडिंग उन्होंने क्या लिखा है, डिस इन्वेस्टमेंट इन LIC। आपको पता हो LIC कंपनी है, ठीक है जी। आपके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो घरों में पापा की है, मम्मी की है, वो सब नॉर्मली LIC से कराते हैं, प्राइवेट कंपनी से हम कम करवाते हैं। और मेरे ख्याल से सारे बच्चे सामने जो बैठे हैं उनको पता होगा कि LIC गवर्नमेंट की है। LIC गवर्नमेंट की है। अब गवर्नमेंट ने जो भी लेटेस्ट बजट आया था, बजट 2020, उसमें जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, अच्छा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? सोच के बोलो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कौन है? राहुल गांधी। नालायक, राहुल गांधी फाइनेंस मिनिस्टर कब से बन गए? बच्चा कह रहे नहीं नहीं सर वो अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है। नालायको, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। मेरे पीछे बोलो, मेरे पीछे बोलो फटाफट से, श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। एक बच्चा कह रहा है निर्मला सीतारमन जी। नालायको आगे लगाना है श्रीमती, रिस्पेक्ट से बोला करो।
श्रीमती निर्मला सीतारमन जी जो हैं वो हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। मे भी आपको बताओ जो अभी लास्ट बजट 2020 गया था उसमें उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि जो एलआईसी की हमारी ओनरशिप है ना उसमें से कुछ ओनरशिप हम उसको छोड़ के उसमें हम प्राइवेटाइजेशन करना चाह रहे हैं, मतलब बाहर वाली कंपनी को बुलाना चाह रहे हैं कि आप भी इसमें इन्वेस्टमेंट करो, उसके लिए हम आईपीओ निकालेंगे। तो ये पहली अनाउंसमेंट जो है आपकी करंट अफेयर के अंदर है। इट मीन बाई चांस अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन गया, वैसे तो चांसेस बहुत कम है, बट अगर बाई चांस क्वेश्चन बन गया कि भैया एलआईसी जो है अब क्या 100% गवर्नमेंट बेस्ड कंपनी रह जाएगी या इसमें गवर्नमेंट ने डिस इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर प्रपोजल फॉलो किया है, इट मीन आप सोच के बोला अगर मैं 100% गवर्नमेंट की बात करूंगा फिर तो भैया डिस इन्वेस्टमेंट की बात ही नहीं होगी, क्योंकि डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या कि मेरी ओनरशिप अभी 100% है, इसमें से कुछ ओनरशिप मैं बाहर लेके आ रहा हूं। और बाहर कैसे लेके आ रहा हूं, गवर्नमेंट एक आईपीओ निकालेगी, उस आईपीओ से गवर्नमेंट फंड इकट्ठा करेगी। एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर फिर एलआईसी जो कंपनी है क्या गवर्नमेंट अपनी सारी ओनरशिप छोड़ना चाह रही है? नहीं, गवर्नमेंट सारी थोड़ा छोड़ सकती है, ऑब्वियसली बात है भैया, मार्केट के अंदर हंगामा मच जाएगा अगर सारी गवर्नमेंट ओनरशिप छोड़ दी। तो गवर्नमेंट ने जो बोला है वो 10% तक की ओनरशिप बोला कि हम 10% तक की ओनरशिप का एक आईपीओ निकाल देंगे, उसमें आपको हम बुला रहे हैं कि आप यहां पे इन्वेस्टमेंट करो और ताकि हम दोनों मिलकर आगे इस कंपनी को लेके जाए। एक्चुअल में बच्चा अगर समझदार होगा वो समझ गया होगा कि सर गवर्नमेंट को ना पैसों की जरूरत होगी तभी गवर्नमेंट ये काम कर रही है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। आप सब जानते हो सर कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर पैसा किसी के पास भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, और टैक्स का रिवेन्यू इतना गवर्नमेंट को आ नहीं रहा। गवर्नमेंट ने पेनल्टी लोगों की माफ कर दी, तो गवर्नमेंट अब क्या करेगी? यही काम तो करेगी कि भैया हमारी ओनरशिप है, अपनी ओनरशिप को छोड़ के बाहर वाले लोगों को बुला रहा था कि गवर्नमेंट को पैसा मिले। ठीक है जी। तो पहला इफेक्ट क्या आ गया? डिस इन्वेस्टमेंट इन एलआईसी। देखो क्या लिखा है, ऑन डिस इन्वेस्टमेंट द फाइनेंस मिनिस्टर इन हर, लिखा है ना हर, हर का मतलब श्रीमती निर्मला सीतारमन जी यूनियन बजट 2020 स्पीच अनाउंस टू सेल ए पार्ट, ए पार्ट मतलब पूरा नहीं, ए पार्ट ऑफ इट्स होल्डिंग इन एलआईसी बाय वे ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर। में भी आपको आईपीओ पता होगा, लो में आपको समझा दिया होगा संजीव सर ने, ठीक है, और आपने वैसे भी समझा होगा थोड़ा बहुत, कहीं ना कहीं आईपीओ निकलेगा, उसके थ्रू यहां पे क्या करेंगे, अपनी वो डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। शी मेंशन दैट लिस्टिंग ऑफ कंपनी ऑन स्टॉक एक्सचेंज डिसिप्लिन ए कंपनी एंड प्रोवाइड access to financial market and unlock its value. It also give opportunity for retail investor to participate in the wealth so created। ठीक है, तो सिंपल सी बात बस ये ध्यान रखना कि अब एलआईसी का डिस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है, कुछ पार्ट जो होगा उसका वो डिस इन्वेस्ट करेंगे, मतलब सेल करेंगे, आईपीओ के थ्रू सेल करेंगे। ये आपकी पहली करंट अफेयर की अमेंडमेंट आई है। बच्चा कह रहा है यार इसमें तो टैक्सेशन का कुछ भी नहीं है, अगले आने वाले जो टॉपिक होंगे वो सारे के सारे टैक्स के ही होंगे। आगे देखो ये अगला फिर एक पॉइंट यहाँ पे है, टैक्स कंसेशन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने कभी टैक्स के बारे में सुना है। आपने सिर्फ ये सुना होगा कि एक इनकम टैक्स होता है सर, एक जीएसटी हमने कुछ सुना हुआ है सर एक सेल टैक्स होता था पहले, सर हमने सर्विस टैक्स भी सुना है। तो वो सर सारे टैक्स अभी हमें पढ़ने पड़ेंगे? आपको मैं आगे रखकर बताऊंगा। एक तो इनकम टैक्स होता है नॉर्मल जो चल रहा है, एक जीएसटी है और एक कस्टम है, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, ये सारे खत्म हो चुके हैं। अब ये सारी स्टोरी अभी मुझे आपको नहीं बतानी। अब सुना ध्यान से, मैं कहना क्या चाहता हूं। अब मे बी आप में से कुछ बच्चों को पता हो सर इंडिया की इकोनॉमी या जो इंडिया की जीडीपी या जो है ना, इंडिया की जीडीपी अब बहुत कम है, और उस जीडीपी को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि अगर बाहर के पर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आएगी तो इंडिया ग्रो कैसे करेगा? अब अगर बाहर के लोग इंडिया में आएंगे तभी इंडिया ग्रो करेगा, तो बाहर के लोग इंडिया में कब आएंगे? आपने एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि यार मुझे ना 100 रुपए दे दो, तो मैं 3 महीने के बाद ना आपको 100 रुपए ही वापस कर दूंगा, आप क्या बोलोगे? अच्छा हमें पागल समझ रखा है क्या सर आपने? अगर आपको 100 रुपए देंगे, 3 महीने के बाद आप हमें 100 रुपए ही वापस कर दोगे, तो हमें तो कुछ फायदा हुआ ही नहीं। ठीक है, इट मीन आपको भी कुछ इनकम होनी चाहिए। तो वही फॉरेनर क्या सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे हमें बेनिफिट होना चाहिए। चलो बेनिफिट तो मान लो उनको होगा। अब दूसरा वो ये सोचते हैं कि अगर हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पे इतना हैवी टैक्स जो इंडिया में एप्लीकेबल है, वो टैक्स अगर हमारे ऊपर लग जाए तो हम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्यों करें? इससे बेटर हम दूसरी कंपनी में जाएं, हम दूसरी कंट्री में जाएं जहां पे टैक्स रेट कम है, जहां टैक्स नहीं है, हम इंडिया में क्यों आएंगे? और अगर वो लोग इंडिया में नहीं आएंगे, इंडिया की जीडीपी कैसे ग्रो होगी? तो इसलिए यहां पे सेकंड जो अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, सेकंड जो आपका गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करेगा, उसके 3 साल, कंडीशन क्या है? 3 साल उसका लॉक इन पीरियड होना चाहिए, मतलब 3 साल से पहले वो इसको सेल नहीं करेगा तो उसके 100% प्रॉफिट जो होंगे हम एग्जम्प्ट कर देंगे। इट मीन सिंगल पैसा भी हम टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इन ऑर्डर टू इंसेंटिविज द इन्वेस्टमेंट बाय सोवरिन वेल्थ फंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट। एक सोवरिन वेल्थ फंड होता है,
फॉरेन गवर्नमेंट का, मतलब फॉरेनर की इन्वेस्टमेंट इंडिया में चाह रहे हैं, ठीक है जी, इन दी प्रायोरिटी सेक्टर, यूनियन बजट 2020 प्रपोज टू ग्रांट 100% टैक्स एग्जम्पशन टू इंटरेस्ट, डिविडेंड, कैपिटल गेन, कोई भी इनकम आएगी इंटरेस्ट की, डिविडेंड की, कैपिटल गेन की इनकम आएगी, उसको हम क्या कर देंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे। कब एग्जम्प्ट कर देंगे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर नोटिफाइड सेक्टर बिफोर 31 मार्च 24 एंड विद ए मिनिमम लॉक इन पीरियड कितने का है, 3 साल का है। तो भैया 2024 से पहले इन्वेस्टमेंट करनी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया जी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन गया कि जो भैया सॉवरेन वेल्थ फंड फॉरेन गवर्नमेंट का है, अगर वो इंडिया में पैसा कहां तक इन्वेस्ट करे कि उसके 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट हो जाए, तो आपका आंसर क्या देना है, बिफोर 31 मार्च 24। दोबारा बोलो, कब तक इन्वेस्टमेंट करनी है, 31 मार्च 2024 से पहले इन्वेस्टमेंट करनी है, और 3 साल का कम से कम लॉक इन पीरियड है। लॉक इन पीरियड का मतलब होता है कि 3 साल से पहले आप पैसा बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने इन्वेस्टमेंट की और अगले दिन ही पैसा बाहर निकाल लिया और मैं सारे प्रॉफिट एग्जाम्प्ट करवा गया, तो इंडियन गवर्नमेंट को तो नुकसान हो गया ना। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला जी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हारे सारे प्रॉफिट एग्जाम्प्ट करेंगे, बट हमारी भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो 24 से पहले तुमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि 3 साल का कम से कम लॉक इन पीरियड होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तो प्रॉफिट एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, नहीं तो नहीं एग्जाम्प्ट होंगे, ठीक है जी। एक बच्चा बेचारा मायूस हो गया, क्या हुआ मेरे लाल, मेरे ग्रीन, मेरे काले, मेरे पीले, मेरे नोनू, मेरे सोनू, क्या हुआ, उदास क्यों हो गए। बच्चा कह रहा है हम याद कर रहे हैं कि आपने अभी तक क्या कराया है। मैंने 2 बातें कराई हैं। सबसे पहला तो LIC का प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप छोड़ रही है, सारी ओनरशिप नहीं, पार्ट ओनरशिप। गवर्नमेंट ने 10% तक बोला, वो डिपेंड करता है कि अब गवर्नमेंट कितनी IPO निकालेगी, उसके बेस पे हम देख लेंगे। दूसरा अमेंडमेंट मैंने कराई है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में आती है, उस पर जो प्रॉफिट होंगे वो एग्जाम्प्ट होंगे। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट सारी नहीं, उन्होंने क्या बोला, कौन सा, सोवरिन वेल्थ फंड, जो सोवरिन वेल्थ फंड ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट का होगा, अगर उसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करें तो प्रॉफिट एग्जाम्प्ट होंगे, प्रोवाइडेड आपने इन्वेस्टमेंट कर दियो 31 मार्च 24 से पहले, और 3 साल का आपका क्या हो, लॉक इन पीरियड हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे देखो फिर अगला पॉइंट जी। अब अगला पॉइंट, ये पॉइंट जो अगला है ना सर, मुझे नहीं लगता कि आपके लेवल पे इंस्टीट्यूट पूछना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है एग्जीक्यूटिव लेवल और प्रोफेशनल लेवल पे, और इसके थ्रू हम काफी सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं आगे जाके। बट आपके करंट अफेयर में इन्होंने डाल दिया, डाला तो बेसिक ही है, बट उस बेसिक को समझने के लिए आपको थोड़ी बातें मेरी सुननी पड़ेंगी। क्या आप मुझे सुन सकते हो, क्या आप मुझे झेल सकते हो आधा घंटा। बच्चा कह रहे हैं हाँ हाँ सर हम सुन सकते हैं, आप बताओ तो सही। अब प्लीज ध्यान सुनना, कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बात में सोच के बताना सर, आपने लॉ के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, या आपके जितनी भी फैकल्टी है उन सब ने कभी ना कभी बताया होगा कि जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी से हमें डिविडेंड मिलता है। याद आ रहा है कुछ आपको, डिविडेंड डिविडेंड कुछ होता है। अब जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, अब पहली बात तो कंपनी होती है 2 तरह की, एक तो होती है नॉर्मली इंडियन कंपनी, एक होती है फॉरेन कंपनी। मैं फॉरेन कंपनी की यहां पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो ये करंट अफेयर से रिलेटेड इशू है ये सिर्फ इंडियन कंपनी का है, फॉरेन कंपनी का है ही नहीं। आज जितनी भी इंडियन कंपनी है, टाटा, रिलायंस, ठीक है जी, या आप ITC कंपनी लगा लो, मतलब जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इंडियन कंपनी है, उनके ऊपर प्रोविजन लगेगा, उसको छोड़कर किसी के ऊपर प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर मेरे पापा ने ना रिलायंस कंपनी के शेयर लिए हैं, तो रिलायंस कंपनी उनको डिविडेंड देती होगी। मैं कहा बिल्कुल देती होगी। एक बच्चा दूसरा कहता है यार मैंने ना कभी पहले सुना था, मेरा बड़ा भाई ना CA कर रहा है, मेरा बड़ा भाई CS कर रहा है, तो उसने ना मुझे, वैसे ही वो आपस में डिस्कस करते थे, उसने मुझे कभी कहा था कि जब भी कंपनी डिविडेंड देती है ना, तो डिविडेंड पर भी एक टैक्स लगता है, उसको हम बोलते हैं CDT और उसको हम बोलते हैं DDT। तीसरा बच्चा गिर गया, कह रहा भाई ये तूने इतना हैवी नाम क्या ले दिया, CDT DDT, भाई हमें टैक्स नहीं आता है, तू ये सर को बोल, सर समझाएंगे। इधर सुनो तो सही। अब यहां पे उस बच्चे ने बोला कि मेरा भाई जो CA CS कर रहा था, उसने एक दिन बोला था कि डिविडेंड पर भी एक टैक्स है, CDT और DDT। पहली बात उसकी फुल फॉर्म समझो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। सर ये होता क्या है, सर ये हमें समझ नहीं आ रहा है होता क्या है, प्लीज आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, चाहे वो हमारे सिलेबस में ना भी हो तो भी प्लीज आप हमें बताओ। एक बात में सोच के बताना। एक बच्चा जो मेरे सामने बैठा है, आपसे बात कर रहा हूं, मुस्कुरा के रहे हो नालायक, खुश क्यों हो रहे हो। बच्चा कह रहे हो मेरी बारी आ गई, सर ने मेरे को देख लिया। हाँ आपसे बात करो, आप बताओ आपके फादर किसी कंपनी में जॉब करते हैं। बच्चा कह रहा है हाँ जॉब जॉब करते हैं ना, हाँ। उनको सैलरी मिलती है पापा को, हाँ सर सैलरी तो मिलती है। आज पापा से जाके पूछना, कसम आपको पाप लगेगा अगर आपने नहीं पूछा,
पापा जाके पूछना कि जब भी पापा को सैलरी मिलती होगी ना तो कंपनी वाले कुछ टैक्स काट लेते होंगे सैलरी में से और कंपनी वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा देती होगी। ऐसा होता है ना, होता है ना पक्का। यस, उसको हम बोलते हैं टीडीएस। अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने कभी नाम सुना है, एक सर टैक्स होता है टीडीएस। इट मींस आप में से जिन जिन बच्चों के फादर साहब जॉब करते हैं उनको जब भी सैलरी मिलती होगी उस सैलरी में से कुछ टैक्स कटता है, उसको हम टीडीएस बोलते हैं। ऐसे ही अभी तक एक टैक्स था कि जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस डिस्ट्रीब्यूशन पर कंपनी एक टैक्स काट लेगी और वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगी, उसको हम बोलते हैं सीडीटी और डीडीटी। सर इट मींस आप ये बात कहना चाहते हो कि जैसे मान लो मेरा 100 रुपए का डिविडेंड है तो क्या मुझे 100 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे? नहीं, 100 रुपए पूरे नहीं मिलेंगे। गवर्नमेंट ये बात बोलती थी, हेलो कंपनी, कि अगर तूने 100 रुपए का डिविडेंड देना है ना, उस 100 में से पहले 20 रुपए हमें दे, 80 रुपए शेयर होल्डर को दे, 20 रुपए हमारा टैक्स है। इसको हम बोलते हैं सीडीडी डीडीटी। बट इस बजट में प्रपोज हो चुका है, इस बजट में अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अब ये डीडीटी कॉन्सेप्ट हम खत्म करने जा रहे हैं। अब कंपनी जितना मर्जी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे शेयर होल्डर को, कंपनी को कोई भी टैक्स अब डिडक्ट नहीं करना। सीडीटी कॉन्सेप्ट अब इनकम टैक्स में रिमूव हो चुका है। एक एग्जीक्यूटिव वाला बच्चा वीडियो देख रहा है, कह रहा है यार ये तो विवेक सर क्या करवा रहे हैं भाई, हमें तो सर ने क्लास में करवाया है कि सीडीटी है, और ये छोटे छोटे बच्चों को, जो हमारे छोटे भाई बहन है, उन्हें कहने सीडीटी खत्म हो गया। ओ माय गॉड, सर ने तो हमारे साथ गलत कर दिया। नालायकों, इनका पेपर करंट अफेयर का है, आपका पेपर टैक्स का है। आप में अमेंडमेंट आनी है 2019 के बजट की। ये छोटे छोटे से बच्चे, आपसे भी छोटे, इनमें अमेंडमेंट्स आनी है बजट 2020 की। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे अगर कोई देख रहा है, कंफ्यूज मत हो, जो अपने क्लास के अंदर पढ़ा है बिल्कुल सही पढ़ा है। इन छोटे बच्चों ने पता नहीं कौन सा गुनाह किया। अगर भगवान श्री कृष्ण भी धरती पर आ जाएं और अगर आपका बड़ा भाई एग्जीक्यूटिव वाला बोल दे कि भाई सीडीटी अभी है, तो उसको बोल देना कि नहीं भैया, मेरा पेपर करंट अफेयर का है, मुझे तो लेटेस्ट बजट पढ़ना है, मुझे बजट 19 नहीं पढ़ना। और बजट 2020 में आ चुके, सीडीटी अब खत्म हो चुका है। सीडीटी अब कंपनी नहीं काटेगी। कंपनी अगर 100 रुपए का डिविडेंड होगा तो 100 रुपए ही डिविडेंड शेयर होल्डर को देगी, ये बात ध्यान देना। दूसरा बच्चा बोल पड़ा, कहता भाई साहब फिर तो इन्वेस्टमेंट करने में फायदा है भाई, इन्वेस्टमेंट करेंगे डिविडेंड मिलेगा, कंपनी सीडीटी काटेगी नहीं, सारा प्रॉफिट एग्जम्प्ट हो गया, सारा डिविडेंड एग्जम्प्ट हो गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, मेरे मेहरून कलर के बच्चे, मैंने ये थोड़ा कहा है। मैंने तो ये कहा है कि कंपनी अगर डिविडेंड दे रही है तो कंपनी सीडीटी नहीं काटेगी। बट अब नया लॉ बन चुका है, प्रपोज हो चुका है कि अब वो डिविडेंड जो होगा वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल होगा। अब वो किस रेट से टैक्सेबल होगा वो रेट आपको याद नहीं करने, ठीक है। फिर मेरे को टैक्स पढ़ाना ही पड़ जाएगा सारा, और कम से कम हमने 100, पता है 100 लेक्चर लगेंगे हमारे टैक्स में। इतना टैक्स में ना आपके ब्लड में इतना टैक्स मिक्स कर दूंगा, आप हैरान हो जाओगे, कहोगे सर मेरे तो अंदर खून था, ये अंदर से टैक्स कैसे निकल रहा है। एग्जीक्यूटिव में पता लगेगा अभी आपको। सिर्फ अभी इतना समझो कि एक सीडीटी कॉन्सेप्ट था, कंपनी सीडीटी कभी काटती थी, अब वो सीडीटी कंपनी नहीं काटेगी। अब डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा, जिसको डिविडेंड मिलेगा वो टैक्स पे करेगा, ये बात ध्यान देना। समझ आ गया? पक्का पक्का। तो आज के बाद अगर कोई वैसे ही पूछ ले या छोटा बड़ा भाई पूछ ले, भाई सीडीटी पता है को क्या होता है, तो बोल देना कि भैया हमें भी पता है सीडीटी क्या होता है। कंपनी जब टैक्स डिविडेंड बांटती थी उस पर सीडीटी कटता था, बट अब नहीं कटेगा, अब वो डिविडेंड शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। बजट 2020 में ये आ चुका है, ठीक है जी। अब यहां पे देख लो, मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे देखो लिखा ना, अबोलिशन ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एंड कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स। अब ये कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स को भी छोड़ दो, इसको ये अबोलिश हो गया जी, अब इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपको मैं दिखा भी देता हूं, यहाँ पे देखो लिखा भी होगा, क्या लिखा है, टैक्स ओनली इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट एट एप्लीकेबल रेट। अब जो एप्लीकेबल रेट है वो आपको नहीं पढ़ने, बस आपको ये पढ़ना है कि कंपनी के हाथ में अब टैक्स नहीं लगेगा, शेयर होल्डर के हाथ में अब टैक्स लगेगा, बस इतनी बात पढ़ के जाना, ठीक है जी। अब जो आगे ये कॉर्पोरेट कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स है, ये वाला पॉइंट और जो अगला पॉइंट है, ये दोनों मैं आपको एक ही साथ कराऊंगा, ठीक है। अभी तक हमने 3 बातें की हैं इस क्लास के अंदर। सर मैं आपको बताऊंगा, चलो भाई आप बताओ। सर सबसे पहली बात आपने बताई थी यार, सर ने बताया था कि एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी बन गई। एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी बन गई नालायक, एलआईसी गवर्नमेंट कंपनी नहीं बन गई, एलआईसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। एलआईसी अभी गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट उसमें से कुछ शेयर दे रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट छोड़ रही है। कितनी इन्वेस्टमेंट छोड़ रही है? सारी
नहीं सर सारी नहीं छोड़ी, उसका कुछ पार्ट छोड़ेगी, उसके लिए गवर्नमेंट आईपीओ निकालेगी। तो ये आपने पहली अनाउंसमेंट बताई है। दूसरी फिर आपने बोला था कि जो आपका सॉवरिन वेल्थ फंड जो है, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं, उनके प्रॉफिट सारे गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर देगी, बट उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है 31 मार्च 24 से पहले, और 3 साल का लॉक इन पीरियड है। सर आपने बात बोली है, वेरी गुड। तीसरी अनाउंसमेंट सर आपने बोली है कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स था ना सर, कंपनी ना पता क्या करती थी, जब डिविडेंड बांटती थी तो कंपनी उस पर सीडीडी लगाती थी। अब वो सीडीडी कंपनी ने खत्म कर दिया, मतलब गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। अब कंपनी को सीडीडी नहीं काटना। अब जब डिविडेंड शेयर होल्डर को मिलेगा ना, तो शेयर होल्डर उस पर टैक्स पे करेगा, अब कंपनी उस पर टैक्स पे नहीं करेगी। सर ये 3 बातें आपने हमें बताई है, ठीक है। आपको लग रहा है कि ये सीडीटी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। जब आप एग्जीक्यूटिव में आओगे, आपको इसी टॉपिक पे कम से कम भी देखो 2 लेक्चर लगेंगे, कम से कम भी 4-5 घंटे। अभी तो मेरे को बांध रखे ना, मेरे को रस्सियों से बांध दिया आपके मॉड्यूल ने कि मत बता विवेक, मत बता, बच्चे गिर जाएंगे, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको मत बता अभी, ठीक है। तो जो बेसिक नॉलेज है मैंने आपको बता दी है। एक सीडीडी टैक्स होता है, अब कंपनी से हटाकर शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स लगेगा, कंपनी पर टैक्स नहीं लगेगा डिविडेंड केस में। उसके बाद अब यहां पे ध्यान रखना, अब जो 4th छोटी सी अमेंडमेंट आई है वो है कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स और रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बता सकता है ये कॉर्पोरेट टैक्स, नाम से ही पता लग रहा है कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल। सोच के बोलना, कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? इंडिविजुअल, फर्म, एओपी, बीओआई, एचयूएफ। नहीं नहीं, बच्चा कह रहा है सर क्या हो गया, आपको सुन रहे हो आप हमारी बात नहीं सुन रहे? सर कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी। ये तो क्लियर हो गया कि कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनी। अब यहां पे नाम से पता लग रहा है कंसेशनल कॉर्पोरेट टैक्स और रिडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो कॉर्पोरेट टैक्स होंगे उसमें कंसेशन दिया है, उसमें रिडक्शन की है। अब बच्चा कह रहा है रिडक्शन और कंसेशन तो तब समझेंगे ना, पहले हमें यह बताओ कि पहले पुराना रेट क्या था, कि भैया कंपनी अगर है उस पर क्या टैक्स रेट था, फिर अब कितना कम हो गया, वो तो हमें बताओ, वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। इधर सुनो ध्यान से, अगेन मैं बात करूंगा इंडियन कंपनी की बात करूंगा सर, फॉरेन कंपनी की बात नहीं करूंगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी अभी आपके सिलेबस में है नहीं। फॉरेन कंपनी पे क्या टैक्स रेट होते हैं वो सारी बातें भी छोड़ दो, सिर्फ बात कर रहे हैं इंडियन कंपनी की। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब इंडियन कंपनी जो होती है ना, जैसे रिलायंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, टाटा कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आईटीसी कंपनी एग्जाम्पल ले लेते हैं, या कोई भी जो आपके दिमाग में इंडियन कंपनी आ रही है उसको सोच लो, उसकी बात हम कर रहे हैं। अभी तक जब बजट 2020 नहीं आया था, क्योंकि आपकी अनाउंसमेंट जो करंट अफेयर में आ रही है वो तो सारी बजट 2020 की आ रही है, ठीक है। अब जब बजट 2020 नहीं आया था ना, तो उससे पहले कंपनी पर टैक्स का रेट था कि अगर कोई कंपनी, इंडियन कंपनी इनकम कमाती है तो वो टैक्स पे करेगी 30%, और कुछ केस में वो टैक्स पे करेगी 25%। इंडियन कंपनी टैक्स पे करेगी जितनी उसकी इनकम होगी, जितनी उसकी इनकम होगी फ्लैट रेट से वो टैक्स पे करेगी 30%, और अगर वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करती है तो उस कंपनी पर रेट हो जाएगा 25%। सर ये 30 और 25 कब होगा, उस डिटेल में आपको जाना नहीं है, उसमें आपको नहीं जाना कि कंडीशन क्या क्या होते हैं। सिर्फ इतना समझो कि इंडियन कंपनी पर नॉर्मल रेट था 30%, और अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो 25% था। चलो मैं आपकी जानकारी के लिए बोल दूं, एग्जाम के लिए मत याद करना, 25% उस इंडियन कंपनी पर लगता था जिनकी टर्नओवर जो होती थी ना, जिनकी टर्नओवर 400 करोड़ तक होती थी। याद कैसे होगी लिमिट, याद नहीं करनी आपको, आपके मॉड्यूल में कहीं पर भी नहीं है और एग्जाम में आएगी भी नहीं, ये बात ध्यान देना, क्योंकि 400 करोड़ रुपए की कोई करंट अफेयर का मैटर नहीं है, ये पुराना मैटर है। बस मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि आपके माइंड में ये कैच हो जाए कि भैया 30 और 25 का मतलब क्या था, कि भैया 30 तो हर केस में लगता है, और अगर किसी कंपनी की टर्नओवर 400 करोड़ तक होगी तो उसको 25% रेट था। सर फिर अमेंडमेंट क्या आई, अमेंडमेंट ही आई कि जब 30 और 25% रेट चल रहा था ना, तो हुआ क्या, इंडियन कंपनी, मतलब मोदी साहब क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। आपने हर बार देखा होगा मोदी साहब कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का मतलब क्या है, कि इंडिया के लोग इंडिया में ही कंपनी ओपन करें, यही मैन्युफैक्चरिंग करें और यही सामान बेचें, बाहर से इंडिया में कम से कम सामान मंगाया जाए। और सिंपल सी बात है कि अगर इंडिया के लोग ही अच्छे से कंपनी ओपन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो ऑब्वियस बात है कॉस्ट बहुत कम आएगी। तो अगर कॉस्ट कम होगी, मेड इन इंडिया लिखा होगा, तो सिंपल सी बात है बाहर वालों को भी लगेगा भाई इंडिया भी यहां पे काम कर सकता है। बट इंडियन कंपनी कह रही है हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें भाई। आज अगर मान लो मैं हूं या आप हो, आप में से एक बच्चा कहता है मेरे पास 50 करोड़ रुपए हैं और मैं आज एक कंपनी खोलना चाहता हूं, बट मैं कंपनी खोलूं क्यों सर? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ?
कहता सर अगर मैं कंपनी खोलूंगा तो मेरी इनकम पर टैक्स रेट क्या लगेगा? मैं कहा भाई तेरी टर्नओवर 50 करोड़ है, 400 करोड़ तक है तो 25% लग जाएगा। कहता सर अगर मेरी टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर हो, मान लो मैं बड़ी कंपनी खोल रहा हूं, तो भैया उस केस में 30% लगेगा, 30 या 25 तो लगेगा। कहता मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर आज मैं एक नई कंपनी खोलूं, मैं नया स्टार्टअप खोलूं, तो मैं जो नया स्टार्टअप खोल रहा हूं और जो पुरानी कंपनी चल रही है, अगर दोनों में सेम टैक्स रेट होगा तो मुझे फायदा क्या मिला? मेरी बात समझ में आ रही है कि एक बच्चे के दिल में क्या भाव उत्पन्न हो गया कि अगर आज मैं नई कंपनी खोलूं, आज मैं नया स्टार्टअप खोलूं और अगर मेरे को भी सेम टैक्स देना पड़े जो पुरानी कंपनी ही टैक्स दे रही है, तो मुझे फायदा क्या फिर नई कंपनी खोलने का? मुझे गवर्नमेंट कोई बेनिफिट तो दे कि हाँ विवेक तू नई कंपनी खोल, हम तेरे पास टैक्स रेट कम लगा देंगे। इस तरह से क्या हुआ कि कंपनी बनना बंद हो गई, कंपनी बनना कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो जब फाइनेंस मिनिस्ट्री को पता लगा, उनको लगा बड़ी दिक्कत वाली बात है कि भैया अगर हमने इमीडिएट कोई स्टेप नहीं लिया तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बजट में अनाउंसमेंट की और दो रेट इंसर्ट किए, दो रेट इंसर्ट किए कि एक तो कंपनी पर 22% रेट लगेगा और एक रेट और इंसर्ट किया कि अगर वो कंपनी ये कंडीशन फुलफिल कर रही है तो उस कंपनी को सिर्फ 15% टैक्स पे करना है। आपको सर पता नहीं है अभी इसकी वैल्यू, आपको भी पता नहीं है इसकी वैल्यू। जब आप आगे जाकर आओगे ना टैक्स पढ़ोगे तो आपको दिखाऊंगा इसकी वैल्यू होती क्या। अभी सिर्फ इतना समझ लो, आज इंडियन कंपनी पर 4 रेट आ चुके हैं, 30%, 25%, 22% और 15%। ठीक है जी। बट अब ध्यान रखना, 30% तो नॉर्मल केस में, 25% वही टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक होगी। अब ये 22 और 15 कब लगेंगे वो भी सुन लो ध्यान से। अब होता क्या है, अब जब आप टैक्स पढ़ोगे ना तो उसमें आपको बताऊंगा कि 30% का जो रेट होता है ना, अब अगर कोई कंपनी 30% का रेट ले रही है या 20% 25% का रेट ले रही है, इन दोनों में से कोई भी रेट ले रही है, तो उसको इनकम टैक्स के सारे बेनिफिट मिलते हैं। सर इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे कैसे होते हैं आपको आगे जाके पता लगेंगे। डिडक्शंस मिलती हैं, एग्जम्पशन मिलती हैं, काफी सारे बेनिफिट्स आपको इनकम टैक्स के अंदर मिलते हैं। अगर कोई कंपनी इसमें कवर होती है तो वो सारे बेनिफिट लेती है। एक कंपनी यहां पे खड़ी है, एक कंपनी यहां पे खड़ी है, तो यहां पे उसको 30% दिख रहा है या 25% दिख रहा है जो अभी तक नॉर्मल चल रहा है, और यहां उसको 22% दिख रहा है और 15% दिख रहा है। एक बच्चा कहता है हमें तो समझ ही नहीं आ रही, कैसी कैसी बेकार की बातें कर रहे हो कि ये कंपनी जब यहां पे खड़ी है उसको 25 दिख रहा है, 25 दिख रहा है, 22 दिख रहा है, 15 दिख रहा है, तो ये कंपनी 15 की तरफ मुड़ेगी ना, ये कंपनी 30 की तरफ क्यों जाएगी? पागल थोड़ा है कंपनी। दूसरा बच्चा कहता है भाई रुक तो जा, क्या पता कुछ बात हो, मुझे लग रहा है क्या पता वो कंपनी 22% की तरफ मुड़े। एक बच्चा कहता है यार तुम दोनों ही पागल हो, मुझे लग रहा है वो 30 और 25 की तरफ जाएगी। अब सुनना ध्यान से, ये 4 रेट क्या हैं जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है आपके एग्जाम में बन सकते हैं। अब प्लीज ध्यान सुना, कहना क्या चाह रहा हूं। अब गवर्नमेंट कह रही है कि देखो ये 30 और 25% तो नॉर्मल रेट है, अगर ये कंपनी ये 30 और 25 की तरफ जा रही है तो जितने बेनिफिट इनकम टैक्स में है वो ले ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कंपनी यहां खड़ी तो उसने गवर्नमेंट से पूछा गवर्नमेंट गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ने कहा हाँ। तो उसने बोला गवर्नमेंट कि मुझे ना 4 रेट दिख रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां जाऊं। तो गवर्नमेंट ने बोला सुन विवेक, अगर तू इनकम टैक्स के सारे बेनिफिट लेना चाहता है फिर तो 30 और 25% जो है उसकी कैटेगरी में जा और वहां जाके देख ले तेरे ऊपर रेट कौन सा लगेगा। मैंने कहा अगर मैं इस तरफ जाना चाहता हूं, उसने कहा देख 22% की तरफ अगर जाना चाहता है तो 22% तेरे ऊपर इनकम टैक्स का रेट लग जाएगा, बट तुझे बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, तुझे बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे। अगर वो सारी कंडीशन तू सेटिस्फाइड करेगा तब जाके तेरे को 22% टैक्स लगेगा। बट एक बात और सुन लियो कि तुझे 22 ही पे नहीं करना, 22% तो टैक्स का रेट है, इसमें हम 10% एडिशनल सरचार्ज भी ऐड करेंगे, और मे बी अगर आपने कभी नाम सुना हो 4% हम सेस भी ऐड करेंगे। बच्चा कह रहा है सर ये तो हमें समझ कुछ भी नहीं आ रहा। अब मैं वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपको मैं समझाऊं भी तो कैसे समझाऊं, क्योंकि इन्होंने टॉपिक तो डाल दिया भैया लेटेस्ट अमेंडमेंट है। इस बच्चे को, छोटे से बच्चे को देखो, एक बच्चा तो सो गया, कह रहा है भाई एग्जीक्यूटिव में पढ़ लेंगे, 1-2 नंबर की बात है ना। अरे छोड़ यार, बंद कर यार विवेक सर की क्लास, कौन 1-2 नंबर के चक्कर में, तो कुछ समझ आ रहा है कुछ? ये दूसरा कह रहा है मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। जितना समझ आ रहा है उतना समझो, डिटेल में सारी बातें आपको तरीके समझ में आएंगी आगे जाकर। आपके मॉड्यूल में जितना दिया है उससे ज्यादा ही बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आए। अगर मैं मॉड्यूल की लाइनों पे आ गया ना, आपको 1% समझ में आ जाए, मुझे बोल देना, आप रट के जाओगे और
अगर जो कुछ बच्चे मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि सर रटने वाला काम मेरे पास नहीं है, मेरे पास ये है कि समझ में आए, माइंड में घुसे। इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला भाई 22% रेट है, 10% एक सरचार्ज होता है, अभी होता क्या अभी छोड़ दो, और 4% सेस। तो इफेक्टिव रेट जो बनेगा ना 22 का, अगर मैं 10% प्लस में 4% करूंगा तो 25.17% तेरे को देना पड़ेगा। आपको दिखाऊं, देखो आपके मॉड्यूल में कहीं पर लिखा होगा 25.17, देखो ये लिखा हुआ ना, इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज और सेस। बच्चा कहता है सर एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से। इमेजिनेशन लेके आना कि मैं एक कंपनी हूं, मेरे सामने 3 गेट है, 3 गेट, मैं 4 गेट नहीं बोल रहा, 3 गेट। 25% और 30% तो एक गेट ही है, क्योंकि या तो 25 लगेगा या 30 लगेगा, वो डिपेंड करेगा मेरी टर्नओवर कितनी है। फिर 22% का एक गेट है और 15% का एक गेट है। मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा यार मैं कहां जाऊं कहां जाऊं, 3 रेट दिखा रहे हैं, मुझे कौन सा टैक्स देना है। तो गवर्नमेंट ने बोला परेशान क्यों है, क्या हुआ। मैंने कहा मुझे गवर्नमेंट समझ ही नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने कहा देख भाई, अगर तुझे सारे बेनिफिट इनकम टैक्स के लेने हैं तो चुप करके इधर चला जा, तभी तुझे सारे बेनिफिट मिलेंगे। हाँ रेट तेरा 25 और 30 लगेगा, उसमें भी सरचार्ज है, उसमें भी सेस अलग से लगेगा, बट रेट जो होगा 25 और 30 लगेगा। मैंने कहा गवर्नमेंट अगर मुझे 22% की तरफ जाना है, उसने कहा जा, बट 22% की तरफ ये सोच के जाइयो कि तुझे बहुत सारे बेनिफिट छीनने पड़ जाएंगे, तुझे बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ जाएंगे, तब जाके 22% लगेगा, प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस। तो इफेक्टिव रेट जो तुझे हमें देना पड़ेगा वो 25.17 देना पड़ेगा। तीसरा बच्चा बोलता, कह रहा है भाई सर 15% पे क्यों नहीं आ रहे। 15% सबके लिए है ही नहीं है, 15% सबके लिए है ही नहीं। सर फिर 15% किसके लिए है। 15% पहली बात सिर्फ नई कंपनी के लिए है, और दूसरी बात जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में होंगी सिर्फ उनके लिए। अच्छा, मतलब अगर कोई कंपनी सर्विस सेक्टर में है, ट्रेडिंग में डील करती है, तो 15 उसके लिए नहीं है ना जी ना। 15% लेने की पहली कंडीशन ही ये है कि नई कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो। इट मींस अगर देखो ना, गवर्नमेंट ने क्या बोला, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। इट मींस अगर मेक इन इंडिया का प्रमोट करना है, उसके लिए गवर्नमेंट बेनिफिट लेके आइए 15%, बट उसके अंदर भी कई सारे बेनिफिट आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है जी, आपको मैं दिखा देता हूं, इधर देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है कि अगर इन्वेस्टमेंट बूस्ट करनी है मेक इन इंडिया में, तो गवर्नमेंट देखो 15% का रेट लिखा। 15% की अगर न्यू डोमेस्टिक कंपनी, अगर कोई नई डोमेस्टिक कंपनी है जो इनकॉर्पोरेट हो रही है 1 अक्टूबर 29, मतलब अभी नई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, और 31 मार्च 23 से पहले, तो उस केस में उसका 15% रेट है इफेक्टिव, वही 15 प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4% सेस। बच्चा कहता है सर ये तो 15 और 10 25 और 4 29% हो गया, तो आप ये यहां इन्होंने गलत लिख दिया क्या 17.01। नहीं सर, ये ऐसे नहीं जुड़ता, ऐसे नहीं जुड़ता। 15% तो टैक्स है, इसका 10% सरचार्ज, मतलब 1.50। अच्छा, तभी तो हमसे ऊपर वाला निकल नहीं रहा था। तभी हम कहें 22 में 10% सरचार्ज तो 32 और 4 36 होता है, सर ने 25.17 कैसे कर दिया। ओ माय गॉड, हमें समझ में आ गया सर, मतलब 15 का 10% सरचार्ज, यस 1.5, ठीक है ना। अब यहां पे आ गया 16.5, फिर इसका 4% सेस। अच्छा, ओ तेरी का मजा आएगा टैक्स पढ़ने में आगे जाके कसम से। 4% सेस, तो इसका हो गया 0.66, तो अगर मैं 16.5 में ऐड करूं तो ये 17.1 आपका निकल के आ जाएगा, 16 निकल के आ रहा है। तो ये आपका रेट दिया हुआ, देखो देखो लिखा ना, इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेस। ठीक है जी, तो अब मुझे फटाफट से बोल दो री, जल्दी, सोना नहीं है भाई, जल्दी खड़े हो जाओ फटाफट से। जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं बताओ रही, अब कंपनी पर टैक्स रेट कौन कौन से हो गए। सर कंपनी पर टैक्स रेट हो गए 30 25 22 15, 30 25 22 15, 30 25 22 15। 30 25 सर नॉर्मल है, वो डिपेंड करता है टर्नओवर पर, उसमें सारे बेनिफिट मिल जाएंगे जो कंपनी को मिलते हैं, वो हम टैक्स में जाके देख लेंगे। सर 22 ना है तो सारी कंपनी के लिए, बट उनको बहुत सारे बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे अगर वो 22% में जाते हैं, और प्लस में 10% सरचार्ज, प्लस में 4%, तो 25.17 इफेक्टिव रेट है। सर 15 वालों को तो साफ साफ बोल दिया कि नई कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तब जाके 15% लगेगा, और सरचार्ज और सेस के बाद 17.10% बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके टैक्स रेट होते हैं कंपनी के, ये आपके टैक्स रेट होते हैं। ठीक है जी, बट 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 अब यहां पे ध्यान सुनना, अब देखो यहां पे है ना, अब यहां पे ध्यान सुना, एक पॉइंट आपको और बताने जा रहा हूं। अब ये तो हो गए नॉर्मल टैक्स रेट, ये हो गए नॉर्मल टैक्स रेट। अब यहां पे शायद मुझे नहीं पता आप
जब इसको घर से रीड करोगे तो यहाँ पे ना बार बार एक लाइन आप पढ़ोगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। यहां पे लिखा है सच कंपनी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। फिर यहां पे लिखा है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स हैज बीन रिड्यूस फ्रॉम एग्जिस्टिंग 18.5 टू 15%। सर इतने हैवी हैवी वर्ड ना बहुत डर लग रहा है सर हमें, कैसे करेंगे सर? आपके एग्जाम में इतने हैवी हैवी वर्ड इतनी डिटेल में नहीं आएंगे। एक आधा क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा कि भैया कंपनी नई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, बताओ रेट क्या है, सीधा ठोक के आना 15%। ठीक है री, उसको दूसरा क्या बोलेगा री, एक कंपनी है, एक कंपनी है, पुरानी कंपनी है, बट ऑप्शन लेना चाहती है 22% का, क्या बोल सकती है? यस। मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो भी ले सकती है, क्योंकि नई कंपनी और मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशन सिर्फ 15% वाले केस में। ठीक है री, और ये मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स क्या होता है आपको मैं थोड़ा सा बता दूं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स नाम से ही पता लग रहा है, मिनिमम, मिनिमम का मतलब क्या होता है फटाफट से बोल दो। मिनिमम मींस कम से कम। ऑल्टरनेट टैक्स का मतलब क्या होता है? कम से कम इतना टैक्स तो देना ही है। सर नहीं समझ आया। इसका मतलब ये है, कंपनी की रेट बोलो, कंपनी की रेट बोलो फटाफट से। कंपनी की रेट क्या है? 30%, और बोलो 25%, और बोलो 22%। वेरी गुड, ओ माय गॉड यार तुम्हें तो सारा आ गया, तुम कह रहे हमें टैक्स समझ नहीं आ रहा। 30, 25, 22 हो गया। इसको मैं अलग ब्लॉक के अंदर बंद कर लूं, इसको अलग बंद कर लूं, इसको अलग बंद कर लूं। इसके तो साफ कंडीशन है भाई, न्यू कंपनी हो और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तब जाके बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और ये बेनिफिट लोगे तो कुछ बेनिफिट छोड़ने पड़ेंगे, तब ये रेट मिलेगा, नहीं तो फिर आप तुम नॉर्मल में जाओ। अब होता क्या है, होता क्या है, अब जब ये नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होते हैं, जब ये नॉर्मल रेट एप्लीकेबल होते हैं, एक कंपनी है, एक कंपनी है जी, कंपनी के सामने 3 गेट हैं, गेट 1, गेट 2 और गेट 3। गेट 1 है 25 और 30, गेट 2 22 का और गेट 3 15 का। एक बच्चा कहता है मैं तो ना गेट 1 में जाना चाहता हूं, मैं तो सारे बेनिफिट लूंगा जी भाई, मैं तो इनकम टैक्स के सारे बेनिफिट लूंगा। कौन से बेनिफिट लूंगा वो सर आप हमें एग्जीक्यूटिव में बता देना, अभी सिर्फ आपने जो बोला उसके बेस पे मैं सारे बेनिफिट लेना चाहता हूं जी, मैं तो 25 और 30 के अंदर जाऊंगा। मैं कहा ठीक है आ जाओ। जब आप यहां पे आए, जब आप यहां पे आए, अब यहां पे आपका रेट क्या लगेगा, या तो 25 या 30, एज्यूम करके चल रहा हूं आपका 30% रेट लग गया। मान लो टर्नओवर 400 करोड़ से ऊपर है, मान लेते हैं, और अगर टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो फिर 25 मान लेते हैं, बट मैं भी एज्यूम कर रहा हूं 30% रेट। अब 30% से आप क्या निकालोगे? टैक्स निकालोगे। अब जब 30% से टैक्स निकाला ना, 30% टैक्स निकाला, टैक्स बहुत कम आया, टैक्स बहुत कम आया। मान लो उसकी इनकम कुछ दिख ही नहीं रही थी। अब जब ये टैक्स कम आया तो गवर्नमेंट को लगा यार ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है कि अगर कंपनी हमें टैक्स ही पे नहीं करेगी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम रिकवरी फिर किससे करेंगे? इंडिविजुअल वैसे टैक्स पे नहीं करते, चैरिटेबल ट्रस्ट, मंदिर मस्जिद सारे एग्जम्प्ट है, और अगर ये भी कंपनी टैक्स पे ना करे तो हमें तो दिक्कत वाली बात है। अब कंपनी के, ध्यान सुना, कंपनी में जब टैक्स कम आना स्टार्ट हुआ तो गवर्नमेंट ने ना इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट इंसर्ट किया, आपको आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा, उसका नाम है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। आप मेरे दिल से पूछो मुझे आपको समझाने में कितना दुख हो रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मैं इसको बता नहीं पा रहा डिटेल में। सर ये कॉन्सेप्ट ऐसे ऐसे हैं, ये पूरा इनकम टैक्स पूछ लिया इन्होंने आपसे करंट अफेयर के अंदर। कई बार तो मुझे अपने ऊपर ही गुस्सा आता है, और कई बार मुझे इंस्टीट्यूट पर को भी लगता है कि यार ये तो नहीं देना चाहिए था बच्चों को। बट प्रॉब्लम क्या है, आपके एग्जाम में आ गया तो इंस्टीट्यूट तो बोलेगा जी आप तो खुद पढ़ लो जी टैक्स, आपने टैक्स पढ़ाओ ना पढ़ाओ मुझे क्या लेना देना, आप टैक्स पढ़ के आओ। तो इसलिए मुझे समझाना पड़ रहा है। तो निकिता मैम को तभी बोला कि मैं एफर्ट्स लगाऊंगा, हाँ जो उनके एग्जाम के लिए वो तो गारंटी है, 1-2 क्वेश्चन बनेंगे वो तो मैं सही करवा दूंगा, बट जब तक मैं आपको थोड़ी बातें बताऊंगा नहीं ना, मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आता। तो कुछ मेन इंसिडेंट्स हुए थे कि जहां पर कंपनी टैक्स पे नहीं कर रही थी, कम पे कर रही थी, क्यों हुए थे, क्या हुए थे, वो सारी बातें भी छोड़ दो। तो अब गवर्नमेंट को लगा भाई हमें तो यहां टैक्स आ ही नहीं रहा, तो उस केस में गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लाई मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। इसका मतलब यह गवर्नमेंट ने ना एक रेट डिसाइड कर दिया, गवर्नमेंट ने एक रेट डिसाइड कर दिया और क्या बोल दिया कि भैया कम से कम, कम से कम आपको इतना टैक्स तो पे करना ही है। सर वो रेट क्या है? पहले रेट ये 18.5% था, अब रेट हो चुका है 15%। अब रेट 15% है, इट मींस अगर किसी कंपनी का जो ऑप्शन ले रही है 25 या 30%, अगर उसका टैक्स
अगर उसका टैक्स कम आ रहा है तो उसको कम से कम 15% तो देना ही पड़ेगा। भाई 15% कैसे निकलता है, क्या निकलता है, वो आपका मैटर नहीं है, वो आप उसको छोड़ दो। इसकी काफी लंबी चौड़ी बातें हैं जो हम आगे जाके लेक्चर्स में काफी करेंगे। जब आप कुछ ही घंटों के बाद आप एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे, तब सिर्फ इतना समझ लो कि भैया एक कॉन्सेप्ट है मैट। मैट का मतलब होता है एक कंपनी को कम से कम इतना टैक्स देना ही है। और ये कॉन्सेप्ट, ध्यान सुना, ये कॉन्सेप्ट हर कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं होता। जो गेट नंबर 1 में जाती है उस कंपनी पर लगता है। सर मैं तो गेट नंबर 2 में जाऊंगा 22% वाले में, तो आपको मैट देना ही नहीं है, जितना आपका यहां टैक्स आएगा वही देना है। सर मैं गेट नंबर 3 में जाऊंगा तो भी आपको मैट नहीं देना। बच्चा कह रहा है ऐसे कैसे नहीं देना, अभी तो आपने कहा हर कंपनी को देना है। मैंने क्या बोला, जो गेट 1 में कंपनी है उस कंपनी पर मैट की बात आएगी, गेट 2 और 3 पर तो मैट लगता ही नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा यार, आपको मैं दिखा देता हूं। देखो ये जो 22% वाला है उस पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं है, सॉरी 15% वाला जो हमने देखा अभी, देखो उस पर भी मैट एप्लीकेबल नहीं है। और जो 22% वाला मैंने आपको बताया, देखो उस पर भी उन्होंने बोला मैट एप्लीकेबल नहीं है। तो मैट की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ नॉर्मल कंपनी पर है। उन्होंने क्या बोला, पहले 18% 18.5 था, अब रेट 15% है। ठीक है, अब मुझे इतना बोल दो सर एक डायग्राम बना दो ना प्लीज, आप अगर हमारे बड़े भाई हो तो आप बना दो ना डायग्राम। ओके मेरे नोनू मेरे सोनू, अब कंपनी के 3 गेट हो गए। अगर वो कंपनी इंडियन है, गेट 1, गेट 2, गेट 3। गेट 1 में 25 और 30% के रेट लगते हैं, गेट 2 में 22% के रेट लगते हैं, और गेट 3 में 15% के रेट लगते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप गेट 1 में जाते हो तो आपको यहां पर मैट भी कॉन्सेप्ट एक होता है, वो देखना पड़ता है एट द रेट 15%। और गेट 2 पर मैट नहीं लगता, और गेट 3 पर भी मैट नहीं लगता। ठीक है जी। अब यहाँ पे गेट 3 की बस कंडीशन ये है 15% की, कि न्यू कंपनी होनी चाहिए और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनी चाहिए, तभी 15% लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। फिर तो आप गेट 2 या 3 में 1 में जा सकते हो। ये आपका कंपनी वाला केस मैंने आपको बताया। ठीक है जी, तो देखो यहां तक की आपकी पॉइंट नंबर, यहां तक की सारी बातें हो गई। ठीक है, उसके बाद अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है यहां पे, ये जो डी और ई पॉइंट है, डी और ई पॉइंट जो है, ये दोनों पॉइंट भी आपस में इंटरलिंक है। ये दोनों पॉइंट भी आपस में इंटरलिंक है। अब इधर सुना ध्यान से, इन दोनों पॉइंट का मतलब क्या है आपको ना, मैंने अभी एक वर्ड बोला सरचार्ज, बोला मैंने अभी, आपको याद आ रहा है सरचार्ज, मैंने एक वर्ड बोला सरचार्ज। बच्चा कह रहा है हाँ हाँ आपने एक सरचार्ज वर्ड बोला है। तो सर ये सरचार्ज होता क्या है, अभी मत समझो, आपको आगे जाके आएगा, आपका आगे जाके आएगा। सरचार्ज होता है जितना आपका टैक्स आता है ना उस पर कुछ आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता है। अब सरचार्ज के ना 4 रेट होते हैं, 4। एक तो होता है 10%, एक होता है 15%, एक होता है 25%, और एक होता है 37%। आज से 1 साल पहले, आज से 1 साल पहले सरचार्ज के 2 ही रेट थे, सिर्फ 2 रेट थे, 10% और 15%। सर ये कब लगता है, नहीं बता सकता, सॉरी, क्योंकि अगर वहां जाऊंगा तो आपका मन क्या करेगा, कैसे निकालते हैं। सर आप हमें टैक्स ही पढ़ा दो ना। इधर देखो ध्यान से नालायक को, पेपर आपके आने वाले हैं, 20 तारीख है, 29 तारीख को पेपर है। सिर्फ जो बातें करंट अफेयर में काम की है सिर्फ उतनी सुनो, बाकी जितना जब आप टैक्स के अंदर आओगे ना, जो आप बोलोगे वो आपको सिखा दूंगा। आप बोलोगे ना कि सर ये मुझे बताओ, सर मेरे को टैक्स बताओ कैसे बचता है, मेरे को सर बताओ टैक्स के बारे में पूरा, एग्जीक्यूटिव में खुल के करेंगे। अभी सिर्फ एग्जाम पर्पज के लिए समझ लो कि भैया सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर, और गवर्नमेंट ने पहले 2 रेट थे, फिर गवर्नमेंट ने 2 रेट और इंसर्ट कर दिए 25, 37। तो पहले ये रेट थे, ये 2 रेट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिए। और जब ये बजट में इंक्रीज हुए ना तो कई लोगों को इससे दिक्कत हुई। कुछ लोगों ने बोला भाई चलो ठीक है, जो अमीर है वो तो ठीक है, बट कुछ लोगों को इससे दिक्कत हुई। किन लोगों को दिक्कत हुई होगी, किन लोगों को दिक्कत हुई होगी, एक तो फॉरनर को, क्योंकि अगर कोई फॉरनर इंडिया में इनकम कमा रहा है और उसको ये 25% और 37% अगर सरचार्ज देना पड़ जाए, वो क्या बोलेगा, हेलो नमस्ते, मैं जा रहा हूं इंडिया से बाहर, मैं वहीं काम कर लूंगा, मैं इंडिया में क्यों आऊंगा भैया, इतना हैवी सरचार्ज मैं क्यों दूं। तो गवर्नमेंट ने पता क्या बोला उस टाइम, गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंसमेंट की उसमें बोला कि जो ये इंक्रीज रेट ऑफ सरचार्ज है, बोलो मेरे पीछे, जो ये इंक्रीज रेट ऑफ सरचार्ज है, इंक्रीज रेट ऑफ सरचार्ज मींस 25 और 37%, ये इंक्रीज रेट ऑफ सरचार्ज हम कुछ इनकम पर एप्लीकेबल नहीं करेंगे। इट मींस वो इनकम पर 2 ही सरचार्ज लगेंगे, या तो 10 या 15। ये 2 जो इंक्रीज हमने किए हैं ये इस इनकम पर नहीं लगेंगे।
सर वो कौन सी इनकम पर नहीं लगाए, ये देखो दोनों पॉइंट यही है। इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द फ्लो ऑफ फंड इनटू द कैपिटल मार्केट, पैसा आता रहे। इट इज प्रोवाइडेड दैट इनहेंस सरचार्ज मीन्स यहां लिख लेना 25 और 37 by Finance Act 19 shall not apply on capital gain arising on sale of equity share in a company, units of equity oriented fund or units of business trust for security transaction tax in hands of individual HF AOP BU और artificial judicial person। AJP का मतलब होता है artificial judicial person, ठीक है, मतलब artificial person। तो सिंपल सी बात बस ये ध्यान दो कि जो आपको याद करनी है पेपर के लिए कि जो इनहेंस सरचार्ज रेट है 25 और 37% वाले, ये गवर्नमेंट ने कैपिटल गेन की इनकम जो शेयर्स की होती हैं, जो सिक्योरिटीज की होती हैं, जिस पर एक टैक्स लगता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उस केस में ये इंक्रीज सरचार्ज गवर्नमेंट नहीं लगाया। और दूसरा, इनहेंस सरचार्ज शैल नॉट अप्लाई टू कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ एनी सिक्योरिटी इंक्लूडिंग डेरिवेटिव इन द हैंड्स ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, मतलब फॉरेन, वही मैंने कहा ना, जो बाहर के लोग होते हैं, अगर वो कैपिटल गेन की इनकम कमा रहे हैं उनके ऊपर भी गवर्नमेंट ने सरचार्ज इनहेंस वाला हटा दिया। बाकी जो भी इनकम कमा रहा है, मान लो मैं हूं, मेरी इनकम किससे है, टीचिंग से है, मेरी इनकम मेरे प्रोफेशन से है, तो भैया मेरे ऊपर तो चारों सरचार्ज लग सकते हैं। बट अगर मैं इसमें कवर होता, मैं कैपिटल गेन की इनकम कमाता शेयर से, सिक्योरिटी से, तो उस केस में मेरे हाथ में दो ही सरचार्ज के रेट लगते, ज्यादा वाले जो अभी इनहेंस किए हैं वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल ना होते। ठीक है जी, तो ये आपका पॉइंट हो गया। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट यहां पे, पॉइंट नंबर एफ। ठीक है, पॉइंट नंबर जी तो आपको वैसे निकिता मैम ही बता देंगे, ये कंपनीज एक्ट का है। आपको मेरे ख्याल से संजीव सप्रा सर ने बताया भी होगा, सीएसआर के बारे में कंपनी लॉ के अंदर है, सीएसआर के बारे में कंपनी लॉ के अंदर है। नहीं तो आपको निकिता मैम बता देंगे या संजीव सर भी आपको बता देंगे। तो मेरे को बस आपको पॉइंट नंबर एफ तक करवाना है, उसके बाद मेरा काम खत्म हो गया। आपके फिर एमसीक्यूज नहीं है। बस मेरे को दुख इतना हुआ कि इतना सारा टैक्सेशन का देने के बाद एमसीक्यूज टैक्स का एक भी नहीं दिया, एमसीक्यूज एक भी टैक्स का नहीं दिया। मेरे को बड़ा दुख हुआ सर, 10 एमसीक्यूज में से सिंगल एमसीक्यूज भी टैक्स का नहीं है। बच्चा कहता है क्या पता हमारे एग्जाम में आए ना, हम ये क्यों सोचे हमारे एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। जब मैटर दिया है तो हमें करके जाना है, चाहे वो आए या ना आए, बट कम से कम हमें ये तो पता हो कि उसका आंसर क्या है। आओ जी लास्ट पॉइंट देखो जी, लास्ट पॉइंट है, आपने नाम सुना बायबैक का? सर बायबैक यार संजीव सर ने कराया बायबैक, एक बच्चा कह रहा हाँ थोड़ा बताया तो था। अरे भाई मैंने क्लास के अंदर भी तो सुना है बायबैक का, और संजीव सर ने भी कई बार क्लास में बताया, और दिव्या मैम ने भी बताया, निकिता मैम ने भी शायद कभी बताया होगा बायबैक के बारे में। अरे बायबैक का मतलब पता क्या होता है? पता है बायबैक का मतलब क्या होता है, बताओ सर। बायबैक का मतलब होता है जब कंपनी अपने ही शेयर वापस ले लेती है। नहीं है ना समझ, नहीं आया ना? इधर देखो, बायबैक का मतलब मैं कंपनी हूं, मैंने शेयर दिया आपको, अपने ही शेयर आपसे मैंने परचेज कर लिए, मैंने पहले बेचे और फिर आपसे ही परचेज कर लिए, इसको बोलते हैं बायबैक, इसको बोलते हैं बायबैक। समझ में आ गया सर? एक बार दोबारा से, आपने बोला मैंने शेयर बेचे, इसको तो हम बोलते हैं सेल, और अगर मैं शेयर वापस ले लूं, मतलब खरीद लूं, शेयर होल्डर से ही खरीद लूं, उसको बायबैक बोलते हैं क्या? यस। जिस कंपनी ने शेयर होल्डर को दिए थे, अलॉट किए थे, और अगर उसी से दोबारा वापस परचेज कर लेते हैं, उसको हम बायबैक बोलते हैं। सर फिर आप यहाँ पे हमें क्या बताना चाहते हो? ये सिर्फ सिंपल सा पॉइंट बताना चाहता हूं कि बायबैक वाले केस में, अब बायबैक वाले केस में ध्यान रखना, अब यहाँ पे कंपनी जो होगा टैक्स लगेगा कंपनी के हाथ में, जो मतलब जो शेयर होल्डर होंगे जिनसे हम वो शेयर परचेज कर रहे हैं, उनके हाथ में अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। सर एक बार दोबारा से, जैसे डिविडेंड के केस में मैंने क्या कहा था, अब शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स है, कंपनी के हाथ में अब टैक्स नहीं है। ऐसे ही बायबैक वाले केस में, अब सोच के बोलना, झूठ मत बोलना, कसम है आपको माता रानी की, भगवान पाप लगाएंगे। बच्चा कहता है ठीक है, मैंने आपको 100 रुपए का शेयर दिया, सोच के बोलना, मैंने आपको 100 रुपए का शेयर दिया, आपकी कॉस्ट कितनी पड़ी, आपने शेयर कितने का लिया? 100 रुपए का लिया, 100 रुपए का लिया। मैं ये शेयर आपसे वापस लेना चाहता हूं, क्या आप मुझे 100 रुपए का ही दे दोगे? बच्चा कह रहा है 100 रुपए का दे देंगे। क्यों 100 रुपए का दे देंगे? हम प्रॉफिट नहीं कमाएंगे। कितने का दोगे फिर? कहता सर जितना हमारा मन करेगा, 120 130 का। चलो मान लो आपने करी, मैं 150 रुपए का दूंगा आपको, प्रॉफिट कितना हो गया आपको? बोलो 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 बोलो, प्रॉफिट कितना हो गया? 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना। तो अब ये 50 रुपए आपके हाथ में टैक्सेबल नहीं है, इस पर कंपनी टैक्स पे करेगी, ये बायबैक है बस। अच्छा, मतलब 100 रुपए का मैंने शेयर लिया था पहले, फिर कंपनी ने बोला मुझे शेयर चाहिए वापसी, तो मैंने कहा भाई मैं तो उतने प्राइस में नहीं दूंगा, मैं तो कुछ कमा के दूंगा,
तो जो मैंने कमाया उस कमाई पर अब कंपनी टैक्स पे करेगी, मेरे हाथ में टैक्स नहीं लगेगा, ये कहना चाह रहे हो क्या? यस, आपको मैं दिखाता हूं। In order to provide relief to listed company which have already made a public announcement of buyback, it is provided that tax on buyback share in case of such company shall not be charged। मतलब अब इनके हाथ में क्या होगा कि बायबैक टैक्स शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स चार्ज नहीं होगा, अब कंपनी के हाथ में ही होगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। क्या लिखा है इन्होंने? सच कंपनी शेल, मतलब लिस्टेड कंपनी जो होती है उस पर बायबैक टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि भैया शेयर होल्डर के हाथ में टैक्स चार्ज नहीं होगा, कंपनी पर लगेगा। ठीक है सर, आप जा रहे हो? मैंने कहा नहीं सर, फिर आप यहाँ पे बैठ के क्या करोगे? मैं आपको जो आज हमने पढ़ा है उसका एक डायग्राम बनाऊंगा, समरी बनाऊंगा, ताकि जहां से भी क्वेश्चन बन जाए मेरे टेक्स्ट में से, मेरा कोई बच्चा अगर गलती करके आ गया ना, फिर देख लेना। ओए होए 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 सर, आप ना हमें फिर डायग्राम बना ही दो, कमाल होगी सर। ये देखो जी, अब यहां पे लिखो फटाफट से समरी। ठीक है जी, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? LIC डिस इन्वेस्टमेंट। सिर्फ MCQs के पर्पज के लिए लिखवा रहा हूं जी, ताकि अगर MCQs बन जाए तो मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी गलती ना करके। LIC में डिस इन्वेस्टमेंट कैसे की जाएगी? थ्रू IPO, IPO के थ्रू IPO निकालेगी गवर्नमेंट। दूसरा दूसरा आपकी इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे देखो जी, दूसरा हमने किया था इन्वेस्टमेंट वाला, टैक्स कंसेशन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लिखो यहाँ पे 100% इनकम एग्जम्प्ट, 100% इनकम एग्जम्प्ट इफ, लिखो इन्वेस्टमेंट बाय सोवरिन वेल्थ फंड प्रोवाइडेड कंडीशन, इन्वेस्टमेंट बिफोर 31st March 24 एंड लॉक इन पीरियड जो है वो कितना है? 3 ईयर। सर तीसरी अमेंडमेंट हम आपको बता दें क्या? यार मजा आ जाएगा फिर तो, अमेंडमेंट अगर आप मुझे बता दोगे तो। लिखो जी, CDT या DDT, नो नोट चार्जेबल। ये ऐसे करो, यहां पे एक बना लो कंपनी और यहां पे बना लो सारे शेयर होल्डर। ओ माय गॉड, ओके, ये डिविडेंड। ठीक है जी, अब यहां CDT या DDT क्रॉस कर दो, क्रॉस। अब इसके हाथ में टैक्सेबल हो गए। फोर्थ, टैक्स रेट इन केस ऑफ आइको इंडियन कंपनी, गेट 1, गेट 2, गेट 3। गेट 1 30% और 25%, गेट 2 22% 15% रेट। और यहां पे कंपनी कौन सी हो? ऑल कंपनी विद बेनिफिट्स, ऑल कंपनी
विदाउट बेनिफिट, न्यू कंपनी प्लस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और मैट एट द रेट 15%, जो लगना है यहां पे लगना है, यहां नहीं लगना, यहां नहीं लगना। ठीक है जी। मैट का जो कॉन्सेप्ट आएगा आपका इनकम टैक्स में आगे जाके आएगा, अभी उस पर टेंशन मत लो इतनी, अपना दिमाग में टेंशन मत लेके घूमना, सिर्फ ये पेज पढ़ लेना, सिर्फ ये पेज पढ़ लेना, आप देख लेना आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से ही बनेगा। ठीक है जी। वो जो मैंने मेरे को उम्मीद थी कि यार मैं 25-30 मिनट में खत्म कर दूंगा टॉपिक, बट मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम ही हो गया। और अभी इसके ऊपर मैं अगर चाहूं तो कम से कम भी ये जो टॉपिक आपके उसमें दिए ना, इसके ऊपर कम से कम भी 10-15 घंटे लगा सकता हूं मैं, और आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, आपका होगा ओह माय गॉड सर कमाल कर दिया आपने। बट मेरी मजबूरी है कि मुझे अभी पहले एक बार तो आपके एग्जाम क्लियर करवाने हैं, फिर आगे जाके देखेंगे, आराम से करेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने किया जो इनहेंस सरचार्ज है, कौन सा 25% और 37%, जो ये दो रेट आए पहले, दो रेट 10 और 15 वो तो है, इनहेंस लिखा सिर्फ मैंने, इनहेंस सरचार्ज 25 और 37%, नोट एप्लीकेबल ऑन, नॉट एप्लीकेबल ऑन कैपिटल गेन ऑन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। सिक्स्थ अमेंडमेंट नाउ नो टैक्स implication now no tax implication in hands of recipient in case of buyback of shares। यहां लिख सकते हो आप टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ कंपनी, कंपनी के हाथ में टैक्स लगेंगे, बायबैक जो होगा, रिसिपिएंट के हाथ में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है जी। तो बस ये अमेंडमेंट थी आपकी जी, ये अमेंडमेंट थी, तो मेरे ख्याल से आपकी पूरी हो चुकी है बायबैक तक की। यस। और बाकी जो आपका ये CSR वाला है, ये एक बार मैं निकिता मैम को बोल दूंगा, आपको बता देंगे। और बाकी फिर आपका ये अब जो उससे पहले वाले टॉपिक है वो भी आपको निकिता मैम ही बताएंगे जी। ठीक है, वो वही कराएंगे क्योंकि मेरा मैटर नहीं है। ठीक है जी। मुझे तो बस थोड़ा बहुत टैक्स आता है, वो आपको एग्जीक्यूटिव में पता लग जाएगा, जब आप अपना ब्लड चेक कराओगे अंदर से टैक्स ही निकलेगा आपका। ठीक है जी। बस मैं आपसे यही बोलूंगा कि इसको एक बार दोबारा देख लेना, कहीं कोई डाउट है एक बार वीडियो पीछे करके देख लेना, मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। ठीक है जी। बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, काफी चीजें डिटेल में हैं, मैं अपने आपको मेरे हाथ बांध दी है इंस्टीट्यूट ने, मैं उसको नहीं खोल सकता क्योंकि बहुत दिक्कत आपको भी आ रहेगी, क्योंकि मैं प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इसमें 10 घंटे लगा दूं, प्रॉब्लम ये है कि उसमें से कुछ आना ही नहीं है फिर, क्योंकि इस लेवल पे नहीं आना ना, एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट करंट अफेयर के टॉपिक में जो मेन है मैंने आपको बता दिया, उम्मीद करूंगा 40-45 मिनट जो भी मैंने आपके लिए हैं आपको कुछ समझ में आया होगा। दोबारा पीछे करके देखोगे, कोई डाउट आएगा पर्सनली आपका जो ग्रुप बना हुआ है मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं हर चीज आपको क्लियर करूंगा आराम से, क्योंकि मेरी फैमिली का सिंगल बच्चा भी अगर एक क्वेश्चन गलत करके आएगा तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है। और बाकी जो भी बच्चे अगस्त में एग्जाम दे रहे हैं, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट मेरी तरफ से। मैं भगवान से बस यही दुआ करूंगा कि हर बच्चे का क्लियर हो, विद रैंक क्लियर हो, और जो बच्चे हमारी एकेडमी के हैं पूरे इंडिया में कहीं के भी हैं, सबके पेरेंट्स के चेहरे पे स्माइल आए। बहुत जल्दी आपसे मिलने वाला हूं एग्जीक्यूटिव के अंदर, उम्मीद करूंगा एक अलग ही लेवल की दुनिया में आपको टैक्स में दिखाऊंगा, और आपको तब एक्चुअल में फील होगा कि जो आप कोर्स कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। और सर पढ़ने का तो अब मजा आ रहा है, पहले तो निकाल दिया बस, बट अब हमें पता लग रहा है कि जो ये टैक्स की इतनी सारी बातें चल रही है ना, वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, उसको हम सारी बातें एग्जीक्यूटिव में देखेंगे, जीएसटी, इनकम टैक्स, टैक्स प्लानिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ सारी की सारी बातें आपकी टैक्स की वहां पे आएंगी। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा फिर कभी, अगर आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होगी, ऑल द बेस्ट, बोलने के लिए भी एग्जाम से पहले आऊंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। क्लासेस आपके पास डेली बेस पे आ रही है, मैं निकिता मैम को ही बोला है, दिव्या मैम को बोला है, संजीव सर को भी बोला है कि आपका सिलेबस 25 ऑफ अगस्त लास्ट डेट हमने रखी है, उस दिन तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा।
जितना आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है सारा कंप्लीट होगा, उसके बाहर मेरे कोडिंग पेपर नहीं बनना चाहिए। पहला अटेम्प्ट है, क्योंकि वो हमें भी नहीं पता एग्जाम कहां से आएगा, आपको भी नहीं पता। बस ये है कि हम अपना बेस्ट दे के चलें ताकि भैया एग्जाम हमारा बढ़िया हो जाए। ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय बाय, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। निकिता मैम को भी बनता है कि उन्होंने मुझे अपना एक लेक्चर दिया। ठीक है, ये करवाने में तो वो भी करवा सकते थे, बट मुझे लगा कि चलो मेरा एक छोटा सा कोर एरिया है तो बच्चों से मुलाकात भी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो भी आपने मुझे बताना है कि सर इस पॉइंट में डाउट है, कोशिश पूरी करूंगा क्लियर करने की। ठीक है, बाय बाय, बाकी फिर बहुत जल्दी मिलूंगा आप सभी से एग्जीक्यूटिव के अंदर। लव यू सो मच।